बेसिकली अब चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, दिस इज रिट्रीविंग डेटा यूजिंग एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट। एसक्यूएल क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एसक्यूएल जो है हमारे पास रिलेशनल डीबीएमएस जो हमारे पास होते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस जो होते हैं, उनको डील करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो एसक्यूएल होती है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसकी जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, इस ये कंप्लीटली पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 है, इसको हमें चैप्टर नंबर 1 के अंदर समझना है। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं नीचे की तरफ आता हूँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे या अपने पेपर की तैयारी करेंगे तो आप वो किस तरीके से करेंगे ये भी मैं चीज़ आपको समझा देता हूँ। आपको हर एसक्यूएल स्टेटमेंट का सिंटैक्स पता होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट, अब सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखने का जो सिंटैक्स है वो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलेक्ट आप लिखेंगे, ठीक है, स्टार इसके अंदर आप लगा सकते हैं, या ये जो बार का सिंबल है इसको हम और कहते हैं, तो आप या तो सिलेक्ट स्टार करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, या फिर आप डिस्टिंक्ट और कोई आपको एक या दो कॉलम अगर आपको टेबल में से चाहिए तो आप उन कॉलम्स के नाम लिखेंगे और फिर आखिर में आप एलियास वगैरह देंगे। इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है। तो हर एसक्यूएल स्टेटमेंट का ये जो सिंटैक्स है ये बुक के अंदर हर एसक्यूएल स्टेटमेंट का गिवन है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एसक्यूएल स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है। तो सिलेक्ट का जो बेसिक सिंटैक्स है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी क्लास में कि जो एसक्यूएल से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे उनको हम कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखते हैं, और जो यूजर डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखते हैं, यानी कॉलम के नेम्स वगैरह जो होंगे वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, और जो एसक्यूएल के खुद के कीवर्ड्स होंगे उनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, एसक्यूएल जो है ये इन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये चीज नोट नहीं करती है कि आपने अपर केस में लिखा है या लोअर केस में लिखा है। आप चाहे लोअर केस में लिखें या अपर केस में लिखें, ये सही काम करेगी। फर्क सिर्फ क्या है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जब भी एसक्यूएल के कीवर्ड्स लिख रहे हो तो उसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखें, और जो यूजर डिफाइंड कीवर्ड्स होंगे उनको आप स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखें। इससे थोड़ा सा क्यूरी को समझने में आसानी हो जाती है जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यूरी लिखी हुई होती है। सिलेक्ट का काम क्या है, सिलेक्ट आपके पास ये डिफाइन कर रहा होता है कि आपने कौन कौन से कॉलम अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाने हैं। फ्रॉम आपको ये बता रहा होता है कि कौन से टेबल से आपने उन कॉलम्स को लेना है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब देखें, जैसे यहाँ पर क्यूरी चलाई गई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट नाम का टेबल जो है आपके डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए। जब आप ये क्यूरी रन करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो आपके पास डिपार्टमेंट के टेबल का जितना भी डेटा होगा वो कंप्लीटली यहाँ पर आ जाएगा। स्टार का मतलब बेसिकली होता है ऑल कॉलम। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो अब डिपार्टमेंट का टेबल आपके सामने कंप्लीटली एज इट इज, जैसा का डेटाबेस के अंदर बना हुआ होगा वैसे का वैसे आपके पास यहाँ पर आकर शो हो जाएगा। जो जो डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर आपके पास कॉलम्स गिवन होंगे उन कॉलम्स के नेम भी आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर 4 कॉलम्स हैं, आपको ये 4 कॉलम्स इस डिपार्टमेंट के टेबल में ये क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद नजर आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक का हमारे पास एक स्ट्रक्चर है सिलेक्ट क्यूरी को रन करने का। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। मिसाल ले लें कि आप चार, ये जो यहाँ पर 4 कॉलम्स आपके पास नजर आ रहे हैं, आपको ये 4 कॉलम नहीं देखने बल्कि आपको सिर्फ 2 ही कॉलम देखने हैं, जैसे डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो आप स्टार की जगह पर उन कॉलम्स के यहाँ पर नेम देंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा लोकेशन आईडी। अब क्या होगा, 4 कॉलम्स आपको नजर नहीं आएंगे बल्कि जो जो कॉलम्स आपने स्टार की जगह पर मांगे हैं आपको सिर्फ वो कॉलम्स नजर आएंगे जो आपने एसक्यूएल की क्यूरी के अंदर यहाँ पर लिखे होंगे। तो डिपार्टमेंट आईडी कॉमा लोकेशन आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो सेम चीज है, सिर्फ यहाँ पर स्टार की जगह पर हमने 2 डिफरेंट कॉलम के नेम दिए हैं, और जो कॉलम्स हमने दिए हैं वो हमें यहाँ पर हमारे आउटपुट के अंदर नजर आ रहे होंगे। ठीक है। अगर आप चाहें तो इनकी यहाँ पर फिर डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, लेकिन इतनी ज्यादा थ्योरी में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। इस पिक्चर को देखकर ही आपको यहाँ पर कंप्लीट सिनेरियो समझ में आ सकता है। तो मैं तो यही आपको प्रेफर करूंगा कि इस डिटेल के अंदर आप ना जाएं, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आप सिर्फ इस पिक्चर को ही समझें और मेरे लेक्चर्स को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे की तरफ हम आते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर
अब ये बता रहे हैं कि आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का भी अपनी क्यूरीज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि आपके सामने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो नीचे मैं आपको क्यूरी दिखाता हूँ। जैसे सिलेक्ट लास्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा सैलरी प्लस 300 फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पर देखें तीन बेसिकली कॉलम्स इस्तेमाल किए गए हैं, एक लास्ट नेम है, एक सैलरी है, और एक आपके पास सैलरी प्लस 300 है। अब ये जो कॉलम है इसके अंदर यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप आउटपुट के अंदर भी देखें तो यहाँ पर लास्ट नेम आ रहा है, सैलरी आ रहा है, और तीसरा कॉलम ये एक्स्ट्रा आपके पास आ रहा है जिसके अंदर सैलरी के कॉलम के अंदर 300 ऐड होकर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर रिजल्ट में देखें तो 24,000 के अंदर 24,300 ये जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड होकर आया है। तो बेसिकली ये 300 आपके डेटाबेस में सेव नहीं है, लेकिन जब आपने सिलेक्ट की क्यूरी रन की है तो उसके अंदर आप जब रिजल्ट दिखाना चाह रहे हैं तो उस वक्त अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अपना रिजल्ट दिखाना चाह रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर है, आप यहाँ पर माइनस का ऑपरेटर, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का कोई भी ऑपरेटर इस्तेमाल करना चाहें आप यहाँ पर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज आती है ऑपरेटर प्रीसिडेंस। प्रीसिडेंस का मतलब होता है बेसिकली कि किस तरतीब में आपके जो ऑपरेटर्स हैं ये एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 मल्टीप्लाइड बाय सैलरी प्लस 100। अब अगर आप लोगों को प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई और प्लस दोनों हो तो सबसे ज्यादा हाई प्रेसिडेंस जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की होती है। तो इस वाले केस के अंदर पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 को सैलरी के साथ, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर 100 को ऐड किया जाएगा। ये है बेसिक सिनेरियो जब आप अलग से कोई प्रेसिडेंस इसको असाइन नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है आप चाह रहे हैं कि पहले जो है ये मल्टीप्लाई ना हो बल्कि पहले सैलरी के अंदर 100 प्लस हो, फिर जो रिजल्ट आए वो 12 से मल्टीप्लाई हो, तो फिर आप यहाँ पर अपनी तरफ से एक्सप्लिसिट प्रेसिडेंस यहाँ पर देंगे। जो हम यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस होते हैं हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम खुद से अपनी प्रेसिडेंस सेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर सैलरी प्लस 100 लिखा है। इसका मतलब क्या होगा कि पहले जो है सैलरी प्लस 100 होगा, और उसके बाद जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। तो अगर आपने पैरेंथेसिस इस्तेमाल नहीं किए हैं अपने एक्सप्रेशन के अंदर तो जो डिफॉल्ट मैथमेटिक्स की प्रेसिडेंस के रूल हैं वही एग्जीक्यूट होंगे, यानी पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड आपके पास एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्लस और माइनस आपके पास एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है कि आप जो है प्लस को और माइनस को जो है पहले एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो आपको पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना होगा। पैरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंस होती है वो तमाम ऑपरेटर्स में सबसे ज्यादा होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। पैरेंथेसिस की सबसे हाई प्रेसिडेंस है, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड की है, और उसके बाद प्लस और माइनस की है। यानी प्लस और माइनस जो है वो बिल्कुल आखिर के अंदर जाकर आपके पास एग्जीक्यूट होगा। तो होपफुली ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है डिफाइनिंग अ नल वैल्यू। अब हमारे पास जो एम्प्लॉयज का टेबल है उसके अंदर एक कॉलम है कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी। अब ये जो कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी है, अगर जिस बंदे ने इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किया है और इस वाले कॉलम का डेटा उसने इंसर्ट नहीं किया, मिसाल ले लो कि उसने लास्ट नेम का डेटा एंटर किया है, जॉब आईडी एंटर की है, सैलरी एंटर की है, और कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी वाला जो कॉलम था उसके अंदर उसने डेटा एंटर नहीं किया, तो आपका जो डीबीएमएस होता है वो इसको नल कंसिडर करता है। यहाँ पर आप देखें, नल इज अ वैल्यू दैट इज अनअवेलेबल, अनअसाइंड, अननोन और इनएप्लीकेबल। नल इज नॉट द सेम एज जीरो और अ ब्लैंक स्पेस। आपको ये दिमाग में रखना है, नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। अगर नल की जगह यहाँ पर जीरो होता तो जीरो जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू कंसिडर की जाती है आपके डीबीएमएस के अंदर। नल का मतलब यह है कि इसकी जगह पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ना कोई ब्लैंक स्पेस है, ना ही यहाँ पर जीरो है, ना ही यहाँ पर कोई और डिफरेंट कैरेक्टर है। नल का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आपने कोई भी वैल्यू एंटर की ही नहीं है। ठीक है, नल इज नॉट दी सेम एज जीरो। नल जो है ना तो वो जीरो होता है ना वो ब्लैंक स्पेस होता है। नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी इसके अंदर यहाँ पर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की गई है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि नल वैल्यू क्या होती है।
ठीक है। जब आपने क्यूरी रन की, सिलेक्ट लास्ट नेम जॉब आईडी कॉमा सैलरी कॉमा कमीशन पीसीडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज के टेबल में से 1 2 3 ये 4 कॉलम्स आपके पास रिटर्न होंगे, और जिस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू नल होगी वहां पर आपको इस तरीके से ये नल लिखा हुआ शो करेगा कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कोई वैल्यू एंटर नहीं की गई है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप नल वैल्यू के साथ कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मिसाल ले लें कि आपने कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी, आपको पता है कि इसके अंदर नल वैल्यू है, और इसके अंदर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो एक चीज आपको दिमाग में रखनी होगी कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ नल वैल्यू इवेल्युएट टू नल, यानी नल वैल्यू के साथ अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट जो है वो भी यहाँ पर नल ही मिलेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप ये 12 को ये सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रिजल्ट दे दे। अगर एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास नल वैल्यू के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर नल ही रिटर्न होगा, आपको इसके अलावा कोई और रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो होपफुली नल वैल्यूज का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। कॉलम एलियासिस की यहाँ पर बात आ रही है। एलियास का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो है आपके कॉलम की हेडिंग को रीनेम कर देता है, या आप सिंपल अल्फाज में कहें तो या आपके कॉलम को एक निक नेम या एक सेकंड नेम असाइन कर देता है जो एक्चुअली डेटाबेस के अंदर मौजूद नहीं है। ये सिर्फ यूजर को हम समझाने के लिए कि क्या सही तरीके से उसको चीजें समझ में आ सकें, तो इसलिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अब देखें यहाँ पर जैसे अच्छा, एलियास को इस्तेमाल करने के लिए आप एज का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये जो ए एस आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, एज का कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा सिलेक्ट लास्ट नेम एज नेम। अब ये जो लास्ट नेम है बेसिकली ये आपके डेटाबेस के कॉलम का नेम है, और हम जो यूजर को दिखाना चाह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेम दिखाना चाह रहे हैं। तो उस केस में हम यहाँ पर ये एज जो हमारे पास एलियास कीवर्ड है, इस एलियास का हम इस्तेमाल करते हैं। तो लास्ट नेम एज नेम। अब जैसे ही ये क्यू एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास रिजल्ट के अंदर नेम का कीवर्ड यहाँ पर शो होगा। बल्कि अगर आप पिछली क्यूरीज के अंदर देखें तो आपने जो कॉलम का नेम लिखा था आपको एज इट इज वही कॉलम का नेम दिख रहा था। जैसे आपने यहाँ पर लास्ट नेम लिखा था तो आपको यहाँ पर जो है लास्ट नेम ही नजर आ रहा था। यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन आपने लिखी थी ये आपको सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर नजर आ रही थी। तो बेसिकली इतने बड़ी चीज को आप यूजर को नहीं दिखाना चाह रहे, तो उस केस में आप जो है एलियास का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसको एक बेहतर आप नाम दे सकें और यूजर उसको बेहतर तरीके से समझ सके। तो जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट नेम को हमने एलियास नाम दे दिया है यहाँ पर नेम, और कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी को हमने यहाँ पर नेम दे दिया है कॉम। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एज का कीवर्ड इस्तेमाल करें, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप एज का कीवर्ड इस्तेमाल करके ही इसको लिखें। अदरवाइज जब आप 1 साल बाद 2 साल बाद अपनी क्यूरीज को पढ़ेंगे तो आपको खुद को समझने में परेशानी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप एक टीम के अंदर काम कर रहे हैं, मल्टीपल लोग एक डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो उनको भी फिर क्यूरी पढ़ने में मुश्किल हो सकती है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप कंप्लीट जो एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस बना दी गई है उसी को फॉलो करें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप एक कॉलम और उसके एलियास के बीच में एज के कीवर्ड का इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी एग्जैक्टली ये सही काम करेगा। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा जैसे ये कमीशन अंडरस्कोर पीसीडी के बाद इन्होंने कॉम लिखा है, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट के अंदर भी कॉम ही नजर आ रहा है। तो एलियास बेसिकली आपके कॉलम के नेम्स को जो है रीनेम कर देते हैं, जो यूजर को रीडेबिलिटी के अंदर आसानी पैदा करते हैं। यहाँ पर भी आप देखें लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर स्पेस देकर नेम लिखा गया है तो आपके पास ये नेम आ रहा है। सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आपके कॉलम का एक्चुअल जो डेटाबेस के अंदर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो है, और जो आप यूजर को दिखाना चाह रहे हैं कॉलम की हेडिंग वो आप एनुअल सैलरी दिखाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा, इन्होंने ये चीज जो है डबल कोटेशन के अंदर लिखी है। डबल कोटेशन का काम बेसिकली ये होता है कि जब आपके एलियास के अंदर मल्टीपल वर्ड्स वाले जो हैं वर्ड जा रहे हो, मल्टीपल मतलब वर्ड जा रहे हो, जैसे यहाँ पर एनुअल अलग वर्ड है, सैलरी अलग वर्ड है, और इनके बीच में स्पेस आ रही है, तब जब आकर आप यहाँ पर जो है डबल कोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप डबल कोटेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपका जो इंटरप्रेटर होगा जो आपके एसक्यूएल की क्वेरी को रन कर रहा है, या जो आपका डीबीएमएस है, वो बेसिकली यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेस को जो है एक अलग से टोकन कंसिडर कर रहा होता है।
तो यहाँ पर जब आपके पास मल्टीपल वर्ड्स वाले जो है वर्ड्स आपके पास एलियास के अंदर आ रहे हो, तब आपको यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर इसकी वैल्यू को यहाँ लिखना होगा एलियास के केस में। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी एलियास वाली भी। उसके बाद यहाँ पर एक नई चीज है, ये हो सकता है आप लोगों के लिए नई हो। कनकैटिनेशन ऑपरेटर एसक्यूएल के अंदर क्या होता है? कनकैटिनेशन ऑपरेटर बेसिकली दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को कंबाइन करके दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर अब आप देखें, सेलेक्ट लास्ट नेम, कनकैटिनेशन ऑपरेटर का जो कनकैटिनेशन ऑपरेशन का जो ऑपरेटर है वो बेसिकली आपके पास दो दफा ये पाइप का सिंबल है। ये वाला जो सिंबल है आपके पास एंटर के बटन के ऊपर आपको मिलेगा, ये शिफ्ट दबाकर आपको प्रेस करना होता है। तो दो दफा पाइप का सिंबल आप लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कनकैटिनेशन ऑपरेटर। कनकैटिनेशन का मतलब होता है दो चीजों को आपस में मिलाना। तो आप लास्ट नेम कॉलम को जॉब आईडी कॉलम के साथ मिला रहे हैं और आपने इसको एलियास असाइन कर दिया है एम्प्लॉयज। तो आप देख सकते हैं आपके पास एम्प्लॉयज यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। अब ये बेसिकली करेगा क्या कंकैटिनेशन ऑपरेटर, इसके बीच में इसमें देखें यहाँ पर एक अंडरस्कोर ऐड कर दिए। अब ये जो बेसिकली आपके पास आ रहा है ये एम्प्लॉय का लास्ट नेम आ रहा है, अंडरस्कोर के बाद जो इसके पास वैल्यू आ रही है वो इसकी जॉब आईडी आ रही है। यहाँ पर आरईपी क्लर्क और वीपी प्रोग्राम और ये आरईपी, ये तमाम इसकी क्या है, जॉब आईडी इसकी यहाँ पर आ रही है। तो कंकेटिनेशन ऑपरेटर बेसिकली आपके पास सिर्फ दो बार वर्टिकल बार ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आप इस्तेमाल करते हैं दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को आपस में मिलाने के लिए। जैसे यहाँ पर लास्ट नेम और जॉब आईडी को मिलाया इन्होंने ये जो वर्टिकल बार ऑपरेटर है इसकी मदद से, तो आपके पास इस तरीके का रिजल्ट आ गया। यानी एक ही कॉलम के अंदर आप लास्ट नेम और जॉब आईडी दोनों की दोनों यहाँ पर एक साथ शो करवा रहे हैं। तो होपफुली ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीचे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब है लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग। जैसे अब यहाँ पर इसने जब आपने बीच में कोई भी ऑपरेट चीज यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की है तो इसने यहाँ पर अंडरस्कोर से इसको जोड़ दिया है। आप अंडरस्कोर की जगह पर अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आप किस तरह करेंगे, उसको करने के लिए आपके पास आता है एक लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग। अब लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग आप किस तरह देते हैं, देखें, लास्ट नेम आपने लिखा, कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया, उसके बाद सिंगल कोटेशन के अंदर आपको बीच में जो कुछ भी शो करना था आपने वो लिखा, फिर दोबारा कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया और आखिर में दूसरे कॉलम का नाम आपने लिख दिया। ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपको जो भी कंकैटिनेशन ऑपरेट सॉरी जो भी आपको लिटरल स्ट्रिंग आपने देना है उसको आपने यहाँ पर सिंगल कोटेशन के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो लास्ट नेम, आपके पास लास्ट नेम आ गया, उसके बाद इज ए, ये जो है इज ए लिखा हुआ रहा है, आप देख सकते हैं ये हर वैल्यू के अंदर आपके पास आ रहा है इज ए। ये बेसिकली आपके पास क्या है, लिटरल स्ट्रिंग है। और इसके बाद आपकी जॉब आईडी आ रही है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहा है लास्ट नेम इज अ जॉब आईडी, तो आपके पास ये इस तरीके से जॉब आईडी इसकी यहाँ पर प्रोवाइड होकर आ रही है। तो होपफुली यहाँ तक चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, एक चीज मैंने शायद यहाँ पर आपको गलत बता दी है, मैं दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ये इसको अंडर स्कोर के साथ नहीं जोड़ता है बल्कि ये इसको डायरेक्टली जोड़ देता है। यहाँ पर थोड़ी सी ये मिस्टेक मुझसे हो गई है। इसकी जो जॉब आईडी है वो है SA_REP और इसका जो लास्ट नेम है वो एबल है और इसका नाम लास्ट नेम जो है वो डेविज है, इसका नाम डी हैन है। तो ये अंडरस्कोर बेसिकली कंकेटिनेशन ऑपरेटर ऐड नहीं करता है बल्कि ये दो कॉलम्स को आपस में एक साथ मिला देता है, उनके बीच के अंदर कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने आपको अंडरस्कोर अभी बता दिया था, वो अंडरस्कोर ऐड नहीं करता है बल्कि वो दो कॉलम्स को आपस में एक साथ जोड़ देता है। अगर आप उन दो कॉलम्स के बीच में कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करना चाह रहे हैं तब आपको लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना होगा। वो आप किस तरह देते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। दो कंकैटिनेशन ऑपरेटर के बीच में आप सिंगल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे वो आपको इन दो पर्टिकुलर कॉलम्स के बीच के अंदर यहाँ पर नजर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये इज ए आपको ये लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, ये किंग आपके पास किसी का नाम आ रहा है, इसके बाद 1 मंथ सैलरी और इज इक्वल टू, ये जो पर्टिकुलर चीज इन्होंने ऐड की है 1 मंथ सैलरी इज इक्वल टू, ये लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग है और ये उसकी पर्टिकुलर सैलरी आ रही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यूरी रन हो रही है, सिलेक्ट लास्ट नेम कंकैटिनेशन ऑपरेटर, सिंगल कोटेशन के अंदर इन्होंने प्रोवाइड किया है 1 मंथ सैलरी इज इक्वल टू,
और आखिर के अंदर सैलरी, मंथली सैलरी जो है इन्होंने, सॉरी ये जो सैलरी का कॉलम है इसको इन्होंने एलियास यहाँ पर असाइन किया है मंथली। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि मंथली के नाम से आपको हेडिंग नजर आ रही है, और ये आपको पूरा पर्टिकुलर यहाँ पर आउटपुट जो है लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद ये कोट ऑपरेटर है। कोट ऑपरेटर बेसिकली अगर आप इस तरीके से एक अपोस्ट्रॉफी शो करना चाह रहे हैं, वैसे इतना कोई खास इंपॉर्टेंट आपके पास इस्तेमाल में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब आप लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको आप सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। अब अगर ऐसा केस है कि आप जो कैरेक्टर दे रहे हैं, जो आप अपना लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको उसके अंदर ही सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करना पड़े तो फिर तो काम खराब हो जाएगा ना, कि वो इसको स्टार्टिंग कोटेशन समझेगा और जो आप बीच के अंदर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको एंडिंग कोटेशन समझेगा, और बाकी का जो है वो आपको एरर प्रोवाइड कर देगा कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, ये क्या है। तो उस चीज से बचने के लिए कि अगर आपके लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर कोई सिंगल कोटेशन आ रही है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक क्यू का सिंबल यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अपनी स्टार्टिंग वाली जो आपकी कोटेशन होती है उससे पहले क्यू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और जो कुछ आपने लिखना है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं। अब इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप जितना मर्जी चाहें सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप एक्चुअल में अपने यूजर को दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट मैनेजर आईडी, इसके बीच के अंदर आपके पास ये अपॉस्ट्रॉफी आ रहा था सिंगल कोटेशन, तो यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए हमने यहाँ पर ये जो क्यू आपके पास ऑपरेटर है जिसको उन्होंने कोट ऑपरेटर का नाम दिया है, इसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो क्यू किस तरह रन हो रही है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, कंकेटिनेशन ऑपरेटर लगाया, फिर उसके बाद कोट ऑपरेटर इन्होंने लगाया है। कोट ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप जितने मर्जी चाहें यहाँ पर सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करें, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैनेजर अंडरस्कोर आईडी। अब आप यहाँ पर अगर रिजल्ट देखें, ये मैं थोड़ा सा आपको जूम करके अगर दिखाऊं, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मैनेजर आईडी, अब ये जो डिपार्टमेंट मैनेजर आईडी आपके पास आ रहा है ये बेसिकली आपका लिटरल स्ट्रिंग है, और इसके बाद ये जो 200 आ रहा है ये हमारे पास इस मैनेजर की आईडी है, और इसका जो एलियास इन्होंने इस्तेमाल किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने 3 वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, तो इसको इन्होंने डबल कोटेशन का यहाँ पर प्रोवाइड किया है जो आपके पास आउटपुट में नजर आ रहा है, डिपार्टमेंट एंड मैनेजर फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास काम करेगा। तो होपफुली ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद डुप्लीकेट रोज, अगर आपके पास डिपार्टमेंट आईडी, अगर आपके पास कॉलम है, अगर आपने क्यूरी रन की है सिलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जितनी भी डिपार्टमेंट आईडी आपके पास टेबल के अंदर मौजूद होगी वो सब आ रही हैं। देखें आपके पास 90 90 90 60 60 यानी रिपीट भी हो रही है यहाँ पर वैल्यूज। तो अगर आप चाह रहे हैं कि रिपीट ना हो कोई भी वैल्यू, हमें सिंगल सिंगल टाइम हर वैल्यू मिल जाए ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसके लिए आप डिस्टिंक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। जो भी कॉलम आपको डिस्टिंक्ट चेक करना है, यानी आपको यूनिकली चेक करना है कि उसके अंदर कितनी एंट्रीज हैं, तो आप वहां पर उस पर्टिकुलर कॉलम से पहले डिस्टिंक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब ये डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी जो है आपके पास ये आउटपुट के अंदर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 20 110 और ये सोन, इस तरीके से आपका ये रिजल्ट यहाँ पर चलता रहेगा। कोई भी वैल्यू आपके पास जो है रिपीट होकर नहीं आएगी, हर वैल्यू सिर्फ एक ही बार आएगी। इससे फायदा क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं, एक चीज तो ये पता चल जाएगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट की क्या आईडी है। तो ये जो बेसिकली डिस्टिंक्ट का कीवर्ड होता है ये सिमिलर जो आपके पास रोज होती हैं उनको डिस्कार्ड कर देता है, और हर रो को सिंपल एक एक बार आपके पास आउटपुट के अंदर शो करवा देता है। तो डिस्टिंग भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा मुश्किल यहाँ पर ये नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब ये आखिरी हमारे पास स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, डिस्क्राइब की हमारे पास जो स्टेटमेंट है। डिस्क्राइब बेसिकली क्या करता है, यूज द डिस्क्राइब कमांड टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए आप डिस्क्राइब की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्राइब की कमांड बेसिकली
टेबल के डेटा को शो नहीं करती है, बल्कि टेबल का जो स्ट्रक्चर बना गया है, यानी टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स के नेम्स क्या क्या हैं, उन कॉलम्स की डेटा टाइप क्या क्या हैं, उन कॉलम्स के अंदर आपने मतलब कितनी लेंथ रखी हुई है। जैसे आपके पास यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपने लिखा है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप कंप्लीट डिस्क्राइब लिख दें, या फिर आप DESC लिखकर टेबल का नाम लिख दें, तब भी ये एग्जीक्यूट होगा। सेम सेम तरीके से आपने लिखा डिस्क्राइब और टेबल का नाम, जैसे डिस्क्राइब डिपार्टमेंट से आपने लिखा फॉर एग्जांपल, तो आपके पास डिपार्टमेंट के टेबल का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो आपके पास आ जाएगा। आप देख सकते हैं कॉलम के नेम्स आपके पास आ रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी, उसकी डेटा टाइप क्या है, उसकी पर्टिकुलर रेंज क्या है, वो नल एबल है या नहीं है। ये तकरीबन चीजें आपने जब डेटाबेस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो इसके अंदर आपने इन चीजों को पढ़ा होगा कि ये तमाम चीजें क्या होती हैं। तो अभी मैं इनको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सिंपली आपको ये चीज याद रखनी है कि डिस्क्राइब का जो पर्टिकुलर डिस्क्राइब की जो आपके पास स्टेटमेंट है, ये क्या करती है, आपको टेबल का स्ट्रक्चर शो करती है, टेबल का डेटा शो नहीं करती। सेलेक्ट की जो क्यूरी है वो टेबल का स्ट्रक्चर शो नहीं करती, बल्कि वो टेबल का जो है डेटा आपको शो करती है जो उसके अंदर इंसर्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ये अब जाकर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब हर चैप्टर के आखिर के अंदर कुछ यहाँ पर है ना क्विज इन्होंने दिए हुए हैं, तो ये क्विज भी आप ध्यान से देखिएगा, ये क्विज आपको आपके पेपर के अंदर हेल्प करेंगे। तो आइडेंटिफाई द सिलेक्ट स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब ये कह रहे हैं चार स्टेटमेंट, चार क्यूरीज आपको दी गई हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी क्यूरीज जो हैं सही आपके पास एग्जीक्यूट होंगी और कौन कौन सी क्यूरीज आपको एरर प्रोवाइड करेंगी। आपको हर क्यूरी को पढ़ना होगा और समझना होगा कि वो किस तरीके से आपको आउटपुट जनरेट करके देगी। सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब आईडी, सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12 एज ईयरली सेल फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब एक तो क्यूरी इन्होंने ये दे दी है, और एक क्यूरी इन्होंने ये दे दी है, एक क्यूरी ये दे दी है, एक क्यूरी ये दे दी। आपने क्या करना है, इन चारों क्यूरीज को पढ़ना है। जो क्यूरी आपको लग रही है कि ये 100% सही है, आप उसको दिमाग में रखें। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ रहे हैं कि 2 और 3 जो है ये सही चलेगी, 1 और 4 के अंदर एरर है, तो इसको आप खुद से पढ़ें। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आकर देखेंगे तो आपके पास आंसर भी इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर, 2 और 3 जो है ये आपके पास सही क्यूरी है, ये एग्जीक्यूट होकर रन हो जाएगी। बाकी 1 और 4 जो है आपके पास इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगा, वो आप खुद से फाइंड करेंगे, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको ये बुक प्रोवाइड कर दूंगा, बुक के अंदर से आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, और इस तरीके के कुछ एक्सरसाइजेज इन्होंने नीचे भी दी हुई हैं, उन एक्सरसाइजेस को आप खुद से यहाँ पर जो है ये जैसे प्रैक्टिस यहाँ पर नीचे इन्होंने दी हुई है, इसको आप पढ़ेंगे। ये अब आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने ये चीज खुद से करनी है।